इसराइल और हमास के बीच हुए ऐतिहासिक शांति समझौते के बाद तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। समझौते के तहत गजा से सभी इस्राएली बंधकों के शव लौटाए जाने थे, लेकिन अभी तक 28 में से केवल 4 ही शव वापस आए। इस्राएली सरकार का कहना है कि हमास कुछ शवों को जानबूझकर रोक रहा है, जबकि मध्यस्थ देशों का कहना है कि गजा की तबाही के बीच मलबे में शवों की तलाश बेहद मुश्किल है। बताया जा रहा है कि हमास को मंगलवार तक की डेडलाइन दी गई है। अगर उसने बाकी के शव नहीं लौटाए तो इसराइल इस समझौते का उल्लंघन मानते हुए गंभीर कदम उठा सकता है। यह पूरा समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 20 पॉइंट पीस प्लान का हिस्सा था। इसी प्लान के तहत सोमवार को हमास ने 20 जीवित बंधक रिहा किए थे, जबकि बदले में इसराइल ने 1966 फिलिस्तीनी कैदियों को आजाद किया। हालांकि इस अदला बदली के बाद भी विवाद खत्म नहीं हुआ। इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने चेतावनी दी है कि अगर हमास ने शव नहीं लौटाए तो शांति की जगह फिर से जंग लौट सकती है। यह बयान उस वक्त आया जब हमास और इसराइल दोनों अपने अपने क्षेत्रों में दबाव में हैं। एक ओर बंधक परिवारों का गुस्सा है तो दूसरी ओर गजा में जारी मानवीय संकट। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस यानी ICRC इस पूरी प्रक्रिया में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। रेड क्रॉस की तरफ से जानकारी दी गई कि गजा की तबाही के बाद शवों की खोज बेहद चुनौतीपूर्ण है। कई जगहों पर मलबा इतना गहरा है कि टीमों को बॉडी बैग, ठंडी गाड़ियां और भारी उपकरणों के साथ कई दिनों तक खुदाई करनी पड़ रही है। रेड क्रॉस का कहना है हर शव को गरिमा और सम्मान के साथ वापस करना इस समझौते का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि बंधकों की मौत के बाद भी परिवार उनकी आखिरी संस्कार का हक चाहते हैं। सोमवार को जो 4 शव सौंपे गए उन्हें पहचानने के लिए तेल अवीव के अबू कबीर फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट भेजा गया। मंगलवार को इनमें से 2 शवों की पहचान गाय इलूज और बिपिन जोशी के रूप में हुई। 26 साल का गाय इलूज म्यूजिक इंडस्ट्री में नाम बना रहा था, जो 7 अक्टूबर 2023 को नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में हमले का शिकार हो गया। गोली लगने के बाद उसे गाजा ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हुई। वहीं 23 साल के बिपिन जोशी इकलौते हिंदू जो नेपाल से एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने इसराइल आए थे, अलुमीम कीबुत्ज से उसका अपहरण कर लिया गया। इस्राएली सेना ने बताया कि हमास ने इससे पहले भी कुछ ऐसे शव लौटाए थे जो इजरायली बंधकों के नहीं थे। इससे यह प्रक्रिया और जटिल हो गई। इजराइल अब इस बात की जांच कर रहा है कि गजा में बाकी शव कहां हैं और किस हालत में है। दूसरी तरफ बंधक परिवारों का धैर्य अब जवाब देने लगा। तेल अवीव में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनके परिजन जिंदा हो या नहीं, उन्हें हर हाल में चाहिए। गजा से लौटते शव अब शांति की उम्मीद नहीं बल्कि एक और बेचैनी और अविश्वास का संकेत बन चुके हैं। हालांकि हमास का कहना है कि उसने पहले ही चेतावनी दे दी थी इसराइल को कि अगर वो बमबारी नहीं रोकता तो बंधकों के शवों का कुछ पता नहीं चल सकता, क्योंकि बमबारी में वे कहां बिछड़ जाएंगे ये अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। जब गजा को सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उसे सहारा देने के बजाय अरब खित्ते के कई बड़े देश इसराइल के साथ गलबहियां डाल दोस्ती की पिंगे लड़ा रहे थे। जी हाँ, एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। दरअसल वॉशिंगटन पोस्ट ने एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक की है, जिसके मुताबिक जब गजा के अंदर इसराइल की आक्रामकता कहर बरपा रही थी, महिलाओं और बच्चों की जान जा रही थी और अरब मुल्क दुनिया भर की बातें कर रहे थे, अलग अलग मंचों से इसराइल को लताड़ रहे थे, या यूं कहें कि आवाम को दिखाने के लिए इसराइल को लानतें भेज रहे थे, फिलिस्तीन की 2 स्टेट थ्योरी पर बात कर रहे थे। जब कतर पर भी हमला नहीं हुआ था, ये उससे पहले की बात है। वॉशिंगटन पोस्ट खुलासा कर रहा है कि कई सारे अरब देश उसी समय इसराइल के साथ युद्धाभ्यास कर रहे थे। जी हाँ, मिलिट्री प्रैक्टिस कर रहे थे। सोचिए, जो गजा में तबाही ला रहा हो और जिसके लिए अरब देश एक उम्मा की बात कर इसराइल के खिलाफ दिख रहे थे, लेकिन बस दिख ही रहे थे, अंदर खाने ये इसराइल की फौज के साथ मिलकर जंग के पैंतरे सीख रहे थे। सभी जानते हैं कि मिलिट्री प्रैक्टिस किसके साथ की जाती है, उसके जो आपका दोस्त होता है। तो इसराइल से पर्दे के पीछे दोस्ती रखने वाले इन अरब मुल्कों में कौन कौन शामिल था, उनके नाम भी अखबार ने जाहिर कर दिए हैं। इनमें सऊदी अरब, UAE और वो कतर भी शामिल है, जिस पर इसराइल ने हमास को निशाना बनाकर अटैक किया था।
साथ ही इसराइल के साथ वॉर प्रैक्टिस करने वालों में बहरीन, मिस्र और जॉर्डन भी शामिल थे। तो ये सारे देश जो खुद कई मंचों से कह चुके हैं कि गजा के अंदर जेनोसाइड चल रहा है, नरसंहार चल रहा है, वो इसका जिस इसराइल पर इल्जाम लगाते हैं, इसराइल के साथ उसी दौर में वॉर प्रैक्टिस कर रहे थे। बताया जाता है कि ये जंगी मश्क कतर के उसी एयरबेस के पास चल रही थी जहां बाद में हमास को निशाना बनाकर इसराइल ने हमला किया था और फिर अरब देशों की आंखें खुली थीं। दावा किया जा रहा है कि चोरी छुपे इसराइल की फौजी टीम वहां पहुंच रही थी और इन देशों के सैनिकों को जंग की बारीकियां सिखा रही थी। लेकिन किसके खिलाफ, वो भी सुन लीजिए। अरब देशों की इसराइल के साथ मिलकर ये वॉर प्रैक्टिस ईरान के खिलाफ हो रही थी। जब से कतर पर अमेरिकी एयरबेस में ईरान ने मिसाइल बरसाई थी, तब से अरब मुल्कों को ईरान से खतरा लगता है। उन्हें इसराइल से न कल खतरा था न आज है। उनका सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है। जबकि इसराइल ने धोखा देते हुए कतर पर हमला भी किया, बाद में माफी भी मांग ली। अरब देशों का मिजाज ये है कि इसराइल कुछ भी कर ले, सह लो, झेल लो, लेकिन ईरान का गलबा या वर्चस्व नहीं होना चाहिए। जबकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई कई बार एलानिया पैगाम दे चुके हैं कि अरब और सभी मुस्लिम देशों को इसराइल के खिलाफ एक होना चाहिए। उन्होंने खुलकर कहा कि मुस्लिम मुल्कों एक हो जाओ, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। लेकिन जिस समय गजा में फिलिस्तीनी अरबों को मारा जा रहा था, ठीक उसी वक्त इसराइल से ही उनकी फौज ट्रेनिंग ले रही थी कि ईरान से कैसे निपटना है। उस वक्त ना उम्मा का ख्याल था न गजा के मासूमों का। इस मीडिया रिपोर्ट ने अरब मुल्कों के चेहरों से नकाब हटा दिया है। हालांकि ईरान के साथ इसराइल की 12 दिनों की जंग के दौरान अरब देशों ने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इसराइल की मदद की थी। कतर और जॉर्डन तो ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में लगे हुए थे। अब वही अरब मुल्क जो तेल की दौलत से माला माल है, गजा के रिनोवेशन के नाम पर फिर गजा में दखलंदाजी शुरू कर चुके हैं और इन्हीं की ये कोशिश भी रही है कि हमास किसी तरह से गजा से चला जाए या हथियार डाल दे, जिससे इन्हें गजा में खुला हाथ मिल जाए। यही वजह रही कि कतर पर हमले के बाद जिस तरह की सरगर्मी अरब और मुस्लिम मुल्क दिखा रहे थे, उनमें भी इनका फायदा या मफाद जुड़ा हुआ है, जिसकी परतें भी अब धीरे धीरे खुलेंगी। बहरहाल एक्सपर्ट कहते हैं कि मिडिल ईस्ट में ईरान ही वो ताकत है जो इसराइल के ग्रेटर इसराइल के ख्वाब में सबसे बड़ा रोड़ा है। बाकी अरब मुल्क तो इसराइल के साथ जुड़ ही चुके हैं, कुछ सामने से, कुछ पर्दे के पीछे से। ताज़ा खुलासे ने इन आरोपों की सत्यता दिखा भी दी। आप क्या मानते हैं? अरब देश डबल गेम खेलते हैं? क्या गजा को लेकर वो गंभीर नहीं है, या ईरान को निपटाना ही उनका मकसद है? और क्यों? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।